Hello to all. तो बात की थी हमने व्यावहारिक और व्यावसायिक पत्रों के बारे में। कार्यालयीन पत्र किस प्रकार के होते हैं, शायद सबसे ज्यादा प्रयोग में लाने वाले होते हैं। आप लोगों ने मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने उस चीज को पढ़ा होगा अच्छी डिटेलिंग से। तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी है जो दैनिक जीवन में प्रयुक्त होती है, बार बार प्रयोग में आती है और हमेशा हमें काम रहती है। तो आदेश परिपत्र पे हम बात कर चुके हैं, अधिसूचना पे हम बात कर चुके हैं। तो तीनों के अंतर भी आप मुख्यतः समझ गए होंगे कि क्या क्या विशेषता उनकी है, क्या क्या मुख्यताएं हैं। तो आगे इस विषय पे हम आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे अनुस्मारक पे या और ज्ञापन पे। तो पहले हम दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ क्या क्या विशेषताएं रही थी। तो आदेश की सबसे पहले हमने परिपत्र पे बात की थी कि परिपत्र क्या होते हैं। तो परिपत्र ऐसे पत्र होते हैं जिसमें सूचनाएं प्रशासनिक विभाग से भेजी जाती है अपने अधीनस्थ कार्यालय को, और जितने वरिष्ठ कार्यालय हैं वो सूचना प्रस्थापित करते हैं अपने अधीनस्थ कार्यालय को, और जिन सूचनाओं को भेजा जाता है वह सूचना सार्वजनिक होती है और सूचना पटल पे लगा दिया जाता है, ताकि उन सूचनाओं से क्या हो, उन सूचनाओं से अन्य लोगों को भी उस विषय में जानकारी मिल जाए और अपना ज्ञान की प्राप्ति वो कर ले। ये जो परिपत्र है रहता है वो परिपत्र में एक ही विषय रहता है। एक परिपत्र का ये विशेषता है उसकी, अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है, ये विशेषता है। और जितना भी ये परिपत्र जो रहते हैं वो सार्वजनिक रहते हैं। ठीक है। दूसरा जो पत्र हमने पढ़ा था वो पत्र था आदेश। तो आदेश जो है महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाने वाला कार्यालयीन पत्र है। आदेश के अंदर क्या रहता है कि एक से ज्यादा आदेश एक साथ दिए जा सकते हैं। आदेश सार्वजनिक नहीं होते। आदेश किसी मंत्रालय विभाग द्वारा भेजा जाता है, ठीक है, और एक से अधिक कर्मचारियों को भेजा जा सकता है। जिससे संबंधित आदेश होगा सिर्फ उसी कार्यालय को जाएगा, जिस व्यक्ति से संबंधित आदेश होगा सिर्फ उसी व्यक्ति को आदेश जाएगा, इसलिए वो सार्वजनिक नहीं होता है। ठीक है। और यह भी मंत्रालय विभाग या बड़े ऑफिस द्वारा उसके अधीनस्थ कार्यालय को, अधीनस्थ कर्मचारी को भेजा जा सकता है। इसके मुख्य विषय कौन कौन से हो सकते हैं? तो मुख्य विषयों में अवकाश स्वीकृत करने, पदोन्नति करने के लिए, पदोन्नति स्वीकृत करने के लिए, किसी की पदोन्नति रोकने के लिए, किसी की सैलरी देने के लिए, वेतन वृद्धि रोकने के लिए, वेतन वृद्धि देने के लिए, ये इतने संबंधित आदेश दिए जाते हैं। अगली बात की थी हमने अधिसूचना की। तो अधिसूचना में क्या अंतर है? तो जितने भी राज कार्य विषयक सूचनाओं के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले, जिसमें नियमावली है या किस राजपत्र के किस खंड में वो प्रकाशित किए जा रहे हैं, किस मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य शासन द्वारा, किस विभाग द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा प्रेषित करे जा रहे हैं, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। साथ ही सेवानिवृत्ति की संबंधित जो जानकारी है या किसी नई भर्ती संबंधी जानकारी है, नियमावली है, शासन संबंधित नियमावली है, या कोई नियम लागू किया जा रहा है, सभी बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो इन सबको पूरा जो नियमावली है, इनसे संबंधित जो डेटा है भारत के राजपत्र या अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक किए जाते हैं। एक सार्वजनिक पत्र है और इसके द्वारा सभी इससे संबंधित नियमावली पढ़ सकते हैं कि किस विभाग के, किस शासन के हर लोगों पे, किस राज्य के किस योग पे किस तरह का प्रभाव या दुष्प्रभाव होगा। तो ये सब चीजें उसमें दी जाती है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं अगली चीज क्या है। तो हम आज बात करेंगे विशेषतः ज्ञापन की, कि ज्ञापन क्या होता है। इसका मैं जो है परफॉर्मा बनाकर आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगी। तो आज हम बात करेंगे ज्ञापन की, कि ज्ञापन क्या होता है। तो ज्ञापन जो होता है एक अर्ध सरकारी पत्र होता है। ठीक है। अर्ध सरकारी कैसे? कि
मान लिया कि हमारा विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं। अब है तो विश्वविद्यालय की संपत्ति, परंतु कई क्वार्टर खाली है, तो उनकी संबंधी विज्ञप्ति या ज्ञापन उनको निकलवाना, एप्लीकेशन लेना उनको कि ये जो है विंग खाली है, ये क्वार्टर्स खाली है और किसी को इस क्वार्टर पे आवश्यकता है रहने की या जाने की, तो उनको जानकारी चाहिए कि जो व्यक्ति इसको अलग अलग व्यक्ति चाह रहा है कि उसको ज्वाइन करे, अलग अलग व्यक्ति चाह रहा है कि वह घर उसको अलॉट हो जाए, तो पहले आओ पहले पाओ की स्थिति या आधिकारिक क्षेत्र की स्थिति, जो भी स्थिति है, सबसे पहले क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा कि जिस जिस व्यक्ति को उस क्वार्टर की आवश्यकता है तो एप्लीकेशन देके इस तारीख से इस तारीख तक इस कार्यालय में सबमिट कराए। तो ये आधा पर्सनल है और आधा प्रोफेशनल है ना। आधा व्यक्तिगत है क्योंकि उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए, और है किसकी, विश्वविद्यालय के क्वार्टर। तो ये जो विषय हो जाएगा ये अर्ध सरकारी हो जाएगा। तो ऐसे विषयों को के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं वह ज्ञापन के अंदर आ जाएगी। जैसे कि आपको किसी जगह और एडमिशन लेना है और आपको चाहिए आपका स्थानांतरण पत्र, माइग्रेशन, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन लेके विभाग अध्यक्ष को देंगे और वो अप्रूव होगी, उसके बाद आपको प्राप्ति होगी उसके लिए। तो ये सब चीजें किसमें आ जाएगी, ज्ञापन में, क्योंकि आपको आपके व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चाहिए, पर चाहिए क्या, ऑफिशियल कागज चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें जुड़ेगी, ऑफिशियल कागज जहां जुड़ जाएगा तो ये ज्ञापन में जुड़ेगी। अब इसमें क्या है कि प्रार्थना पत्रों अन्य पत्रों की प्राप्ति की संबंधी सूचना भेजने के लिए ज्ञापन दिए जाते हैं। पहले मैंने आपको स्पष्ट किया, अब दोबारा इसको मैं समझा देती हूँ। पत्रों व प्रार्थना पत्रों व अन्य पत्रों की प्राप्ति की सूचना भेजने के लिए ज्ञापन दिए जाते हैं। ऐसे आदेश जो पूरी तरह सरकारी नहीं होते उनको ही उनको ज्ञापन के द्वारा भेजा जाता है। ज्ञापन में स्वनिर्देश नहीं होता, इसकी थोड़ी भाषा भी व्यवहारिक हो सकती है। तो ये ऐसे पत्र जितने भी हैं वह क्या कहलाएंगे, ज्ञापन। ठीक है, ऐसे पत्र जो पूरी तरह सरकारी नहीं है और उनको ज्ञापन के द्वारा भेजा जाता है, इनमें प्रार्थना पत्र और नाम पत्र जुड़े होते हैं और उसमें किसी प्रकार का स्वनिर्देश नहीं होता, वह ज्ञापन कहलाते हैं। पांचवा जो पत्र है वो अनुस्मारक कहलाता है। अनुस्मारक, मैंने आपसे जब पहला पत्र लिखा था तो कुछ क्रमांक हमने लिखे हैं हर पत्र में, शुरू में आ उ ई शी और कुछ क्रमांक डले थे, बीच बीच में उसमें श्लेष भी डला हुआ था। तो मैंने कहा था आपको इस विषय में बाद में बात बताऊंगी। तो जब कोई सरकारी पत्र किसी कार्यालय द्वारा भेजा जाता है या प्राप्त होता है, जैसे आवक और जावक आपने शब्द सुना होगा, तो जब कोई सरकारी पत्र किसी को भेजा जाता है या प्राप्त होता है तो एक रजिस्टर में आने की एंट्री होती है और एक रजिस्टर में उसके जाने की एंट्री होती है। तो वो जो एंट्री का नंबर होता है कि किस विभाग को गया, किसके द्वारा गया, किसने अग्रेषित किया, किस विषय से गया, ये जो एंट्री है, ये एंट्री को ही लिखा जाता है ऊपर क्रमांक। स्पष्ट हुआ? एक बार दोबारा समझा देती हूँ। किसी सरकारी विभाग के द्वारा कोई भेजा गया पत्र या प्राप्त हुए पत्र की जो जानकारी आवक और जावक कहलाती है, वह आने की एंट्री आवक में और जाने की एंट्री जावक में होती है। और वह किस विभाग को भेजा गया, किस विभाग से आया, किसने स्वीकार किया, किसके नाम से था या किसको भेजा गया, किसके नाम से था, यह सारी जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज होती है। ठीक है, कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि आरटी लगाई, तो जो आरटी लगाते हैं ना, तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि इस दिनांक को इस पत्र को जो भेजा गया है उस पर आरटीआई लगाई। तो ये सब डिटेल एक रजिस्टर में मेंटेन होती है, जिसकी वजह से ये सब क्लियरिटी होती है। तो वो आवक और जावक के जो नंबर होते हैं वह कहाँ होते हैं, हर पत्र के सीधे हाथ की तरफ ऊपर, विषय से नीचे। ठीक है, विषय से ऊपर और हेडिंग से, शीर्षक से नीचे। अब ये पत्र ये किसके काम आते हैं क्रमांक, कभी कोई पत्र खो जाता है, ठीक है, या मैंने कोई कार्य
आदेश भेजा और उस पर किसी तरह की कोई कार्यवाही अधीनस्थ कार्यालय से नहीं हुई, तो दोबारा उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है कि 1 महीने बाद, 30 दिन बाद या 1 साल बाद उसको स्मरण करवाने के लिए कि हमने इस दिनांक को, इस तारीख को, इस क्रमांक से पत्र आपको भेजा था, उस पत्र की आपकी प्राप्ति हमें इस दिनांक को, इस तारीख को, इस क्रमांक से हुई है, परंतु अभी तक उस पत्र के बारे में कोई ना तो कार्रवाई है, ना आपने कोई वापस जवाब दिया है। इसलिए उसको स्मरण कराने के लिए, पुनः स्मरण कराने के लिए जो स्मारक पत्र भेजा जा रहा है, उस पत्र का नाम होता है अनुस्मारक, और यही अगला पत्र है। तो सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला पत्र है, उसका नाम है अनुस्मारक। ठीक है, तो वो क्रमांक किस काम आता है? तो अगर उसको स्मरण करवाना है कि वो पत्र भेजा गया, तो वो कैसे बताएगा? वो बताएगा कि उस दिनांक को मैंने आपको इस क्रमांक से पत्र भेजा था, जिसकी मेरे पास प्राप्ति रसीद है, और आप देख के बताएं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई विगत दिनों में। तब उस पत्र को खोजा जाता है कि इस दिनांक को ये पत्र आया था और मैंने इसको फॉरवर्ड किया था, तो ये अब अगली टेबल पे कहाँ है। ठीक है, तो ये जो जानकारी रहती है, इसके कारण क्या होता है कि कई सारे एक साथ पत्र आ जाते हैं, और सरकारी विभाग बहुत बड़ा होता है, वो फाइलों में कहीं रह जाते हैं, छूट जाते हैं, दिक्कत आती है। तो सामने वाले को स्मरण करवाने मात्र से नंबरों की मार्किंग से पता पड़ जाता है तुरंत कि ये यहाँ गया था इस टेबल पे, और उसके बाद इस टेबल पे गया था, यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो अनुस्मारक पत्र क्या होते हैं? स्मरण कराने के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को अनुस्मारक कहा जाता है। कभी कभी भूल से या अन्य किसी कारण से अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उच्च कार्यालय के पत्र पर कार्यवाही नहीं की जाती, तब कार्यवाही के लिए उच्च कार्यालय द्वारा पुनः अधीनस्थ कार्यालय को स्मरण कराने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, उसे अनुस्मारक कहते हैं। और अनुस्मारकों का स्वरूप मूल पत्र के स्वरूप के अनुसार अलग होता है, अनुसारी होता है, और मूल पत्र पर कार्यालय ज्ञापन अनुस्मारक कार्यालय ज्ञापन के रूप में होगा। यदि मूल पत्र अर्ध सरकारी पत्र के रूप में था, तो अर्ध सरकारी पत्र रूप में ही होगा। किंतु कभी कभी जब पिछले पत्रों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हो और मामले का महत्व बहुत ज्यादा संगीन हो गया हो, तो अनुस्मारित पत्र अर्ध सरकारी पत्र के रूप में भेजा जाता है, ताकि उसमें आधी व्यावहारिक भाषा रहे और आधी प्रशासनिक भाषा रहे, और एक तरह से ये सूचना जो है बाद में परिपालन के कार्य में भी आती है, तो ये अनुस्मारक पत्र कहलाता है। अगला और आखिरी जो पत्र है वह है पृष्ठांकन। पृष्ठांकन क्या होता है? कई बार हम जो सरकारी पत्र भेजते हैं, मैंने आपको जो 2 सरकारी पत्र दिए हैं, उन पत्र के नीचे आपको लिख के भेजा था मैंने कि प्रति किस किस को प्रति भेजी गई। ठीक है ना, तो किस किस को प्रति भेजी गई, ये कैसे। तो पृष्ठांकन का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, मैं बताती हूँ। जब मूल पत्र को प्रेषक के पास वापस लौटाया जा रहा हो, जब मूल पत्र को यथावत मंत्रालय या संबद्ध कार्यालय को उसकी जानकारी, विचार या विचाराधीन होने के लिए वापस भेजा जा रहा हो, जब किसी पत्र की प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त अन्य कार्यालय में भी देनी हो, या यह ध्यान रहे कि सभी सरकारी कार्यालयों के पास प्रतिलिपि भेजनी हो, तो वह पृष्ठांकन कहलाएगा। ठीक है, कैसे कि जो प्रतिलिपि रहती है वो आखिरी में देखिए, आप प्रतिलिपि लेके और किस किस कार्यालय को और भेजा जाना, उसके नीचे उसका नाम लिखा रहता है। मैंने आपको लेटर भेजे, उसमें देखिएगा, उसमें नीचे लिखा है कि प्रतिलिपि, जैसे प्रशासनिक विभाग से नीचे अध्यापन विभाग में एक लेटर आया, पर उसकी प्रतिलिपि लाइब्रेरी में भी जाएगी, एक एक शिक्षक के पास जाएगी, उन सबके नाम डेटा नीचे रहेंगे, तो उससे क्या रहता है, पता लग जाएगा कि किस किस को ये पृष्ठ भेजा गया। तो इस तरह से पृष्ठांकन होता है। आपके 6 मुख्य पत्र थे जिसपे हम विचार कर चुके। कार्यालयीन पत्र जो मुख्य पत्र थे वो कौन कौन से थे? तो पहला था आपका परिपत्र, दूसरा आदेश, तीसरा आपका पत्र था अधिसूचना, चौथा पत्र था ज्ञापन, अगला पत्र था अनुस्मारक, और सबसे आखिरी में पृष्ठांकन। तो यह महत्वपूर्ण बातें आपकी हम कर चुके हैं। और व्यावसायिक पत्रों के बारे में हम कल बात करेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो तो आज मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम आगे जो है कल व्यावसायिक पत्रों पे चर्चा करेंगे।
इसी तरह का कोई प्रश्न आपको पूछना है? नहीं पूछना है तो धन्यवाद आपका। बहुत बहुत खूब खुश रहें, आगे बढ़े, तरक्की करें और निरंतर इसी तरह कक्षा में बने रहें।